Hello everyone, I hope you are doing well. So welcome back to our YouTube channel Textbook Simplified, where we are discussing the economics textbook of Gujarat Board Standard 11, and already chapter number 1 has been discussed, and today we are going to start with our second chapter, Fundamental Concepts and Terminologies. तो यहाँ पर इस सेकेंड चैप्टर में हम, जैसे कि आपको टाइटल में दिख रहा है, फंडामेंटल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट और अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टर्म्स जो होते हैं, जो इकोनॉमिक्स में जनरली यूज़ होते रहते हैं, तो उन टर्म्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. Introduction. Economics studies the rational behavior of human beings. In the context of rationality, activities conducted are called economic activities, and in order to begin the study of economics as a science, it is necessary to and helpful to get clarity about some frequently used concepts and basic terminologies of economics. Okay? सो इकोनॉमिक्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स के जो रैशनल बिहेवियर है, साइंटिफिक बिहेवियर है, क्या होता है ये रैशनल बिहेवियर. तो याद रखना कि हम सब अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करना चाहते हैं, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, यही होता है रैशनल बिहेवियर. ओके, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्टिविटीज़ कंडक्ट होते हैं जिन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है, और हम इकोनॉमिक्स को एक साइंस मानते हैं, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है. ठीक है, जो कि बेस्ड होता है एक्सपीरियंस के ऊपर और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर. राइट, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी एक साइंस ही है. ओके, और इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनका क्लियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ये चैप्टर हमें उन टर्मिनोलॉजीज़ को सिखाता है. This chapter provides a clear understanding of goods, services and factors, concept of and difference between price and value, wealth and welfare, trade cycle. तो ये चार चीज़ों को बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस किया गया है कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर प्राइस और वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें क्या फ़र्क होता है, वेल्थ और वेलफेयर क्या है, ट्रेड साइकिल क्या होता है. इन्हें बहुत डिटेल्ड मैनर में हम स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है. इन एवरीडे लैंग्वेज वी यूज़ द वर्ड्स प्राइस एंड वैल्यू ऑल्टरनेटिवली टू डिनोट द सेम मीनिंग. फॉर इंस्टेंस, वी मेक स्टेटमेंट्स लाइक दिस गुड इज़ एक्सपेंसिव, दिस गुड इज़ वैल्यूएबल, दिस गुड हैज़ अ हाई प्राइस. When these statements are made, they are made without drawing a difference between price and value. तो जैसे रोज़ की अगर हम लैंग्वेज की बात करें, मतलब डेली जो हम बातें करते हैं, उसमें जनरली प्राइस और वैल्यू में हम कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, हम निटी ग्रिटीज़ पे नहीं जाते. राइट, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये गुड्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, या तो हम ये कहें कि गुड्स बहुत वैल्यूएबल है, या हम ये कहें कि इस गुड का प्राइस बहुत हाई है. तो सबका मतलब लगभग एक ही होता है. ओके, हम प्राइस और वैल्यू को बिना किसी डिफरेंस के एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट मान लेते हैं कि हम कोई भी वर्ड यूज़ करें मतलब सेम होगा. लेकिन इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड वैल्यू आर डिफरेंट, एंड इट इज़ नेसेसरी टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू. ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जब आप इसको स्पेशली स्टडी करते हो तो प्राइस और वैल्यू का कॉन्सेप्ट अलग होता है, और इसीलिए पहले हम वैल्यू का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. Value can be understood from two viewpoints, from viewpoint of use called the use value and from the viewpoint of exchange called the exchange value. तो अगर हमें वैल्यू जानना है तो वैल्यू जो है दो तरीके से, दो अलग अलग व्यू पॉइंट है इसके. एक यूज़ के व्यू पॉइंट, मतलब जो चीज़ जितना यूज़फुल उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा, जिसे हम यूज़ वैल्यू कहते हैं. और एक होता है एक्सचेंज वैल्यू, मतलब जब आप उसे खरीदने जाते हो तो उसके बदले आपको कितना रिटर्न में देना पड़ता है, वो उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है. दोनों अलग अलग हैं,
यूज़ वैल्यू अलग होता है, एक्सचेंज वैल्यू अलग होता है। यूज़ वैल्यू का मतलब जो चीज़ आपके लिए जितनी ज़्यादा यूज़फुल है, हो सकता है वो चीज़ का कोई एक्सचेंज वैल्यू ना हो, है ना। जैसे सनलाइट है, सनलाइट हमारे लिए यूज़फुल है। यूज़फुल क्या, वो तो लाइफ ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो लेकिन क्या उसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू है? जी नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ की यूज़ वैल्यू हो उसका एक्सचेंज वैल्यू भी हो, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे। अगला है यूज़ वैल्यू। द यूज़ वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी टू अ कंज्यूमर for his or her various need. For example, food, water, sunlight, etc. have a high use value for all people in general. Okay, तो जैसा मैंने बताया आपको कि यूज़ वैल्यू मतलब कोई भी चीज़, कोई भी कमोडिटी हमारे लिए कितनी यूज़फुल है। जैसे फूड, वाटर, सनलाइट, ये सब का हाई यूज़ वैल्यू होता है सभी लोगों के लिए। Next, exchange value. When a commodity or service is exchanged for another commodity or service, then the worth of one unit of this commodity is measured in terms of the amount of other commodity which it can exchange for. बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी गुड या सर्विस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो अगर हमको जानना है कि जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, तो वो इस टर्म्स में हम डिटरमाइन करेंगे कि उसके बदले हमें कितने वैल्यू का कमोडिटी देना पड़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 kg वीट के लिए मुझे 2 kg मान लीजिए राइस देना पड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 kg वीट का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो क्या है, 2 kg राइस। ठीक है, आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन यूज़ वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू कि यूज़ वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू में क्या रिलेशन है। If a commodity has high use value, then it is not necessarily said to have a high exchange value. But if a commodity has high exchange value, then it surely has some use value. वो ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी commodity का जो है यूज़ वैल्यू हाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सचेंज वैल्यू भी हाई होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको दिया ही था, ठीक है, सनलाइट का। लेकिन अगर किसी कमोडिटी का एक्सचेंज वैल्यू हाई है, तो डेफिनेटली आप ये मान सकते हो कि उसका यूज़ वैल्यू भी हाई ही होगा, राइट। वाइसा वर्सा बदल जाता है, ठीक है। एक्सचेंज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द स्कैर्सिटी ऑफ अ रिसोर्स इन रिलेशन टू इट्स नीड और यूज़, स्कैर्सिटी ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। तो एक्सचेंज वैल्यू किसी भी चीज़ की जनरली इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी जो सप्लाई है इन रिलेशन टू डिमांड ज़्यादा है या कम है। अगर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है मार्केट में और सप्लाई कंपैरेटिवली कम है, तो जनरली उसकी जो एक्सचेंज वैल्यू रहती है वो ज़्यादा रहती है। गुड्स आर डिमांडेड इफ़ दे हैव सम यूज़ वैल्यू एंड इफ़ दे आर स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू देयर डिमांड और देयर सप्लाई is controlled by a few people, then they have a higher exchange value. एग्जाम्पल पेट्रोलियम का ही ले लो। अब ये पेट्रोलियम जो है ये डेफिनेटली बहुत हाईली डिमांडेड कमोडिटी है, लेकिन अगर इनके डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई को देखा जाए तो बहुत लिमिटेड है। कुछ गल्फ कंट्रीज़ है, रशिया है, ओके, इन्हीं के पास इनका रिजर्व है पेट्रोलियम का, तो इसीलिए पेट्रोलियम का हायर एक्सचेंज वैल्यू होता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है प्रेशियस मेटल का, डायमंड का। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ गुड्स आर हाईली यूजफुल बट हैव अनलिमिटेड सप्लाई, देन दे डू नॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू और मे हैव वेरी लो एक्सचेंज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, दो एयर एंड सनलाइट हैव वेरी हाई यूजफुलनेस फॉर लाइफ, they have no exchange value as they are abundant in supply. In earlier times, even water was a good with high use value but no exchange value. Okay? तो वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी गुड का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो हमारे लिए या यूज़ वैल्यू ज़्यादा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सचेंज वैल्यू भी होगा। एग्जाम्पल वो दे रहे हैं एयर और सनलाइट का। वैसे उन्होंने बताया कि वाटर भी पहले एक ऐसा गुड था जो कि जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पर तो है। ओके, क्यों? क्योंकि
पहले वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल हुआ करता था, लेकिन आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि प्योर वाटर हमें खरीद कर जो है कंज्यूम करना पड़ता है। तो वही लिखा है कि हावेवर इन द प्रेजेंट टाइम्स द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज रिड्यूसिंग in relation to its need and use by people, and so it has started commanding an exchange value। तो जिस चीज़ की भी अगर सप्लाई कम हो जाए इन रिलेशन टू डिमांड तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू बढ़ जाती है, या एक्सचेंज वैल्यू अगर नहीं होती तो फिर हो जाती है। जैसे वाटर का नहीं था कुछ कई सालों पहले, लेकिन आज उसकी एक्सचेंज वैल्यू है। इन इकोनॉमिक्स यूज ऑफ द वर्ड value is usually in context of exchange value of a commodity with another commodity। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम वैल्यू वर्ड यूज़ करते हैं तो जनरली हमारा मतलब ये होता है कि किसी कमोडिटी को अगर हम ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें कितना देना पड़ रहा है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे बार्टर सिस्टम के अंदर किसी कमोडिटी के फॉर्म में हो, बट जितना भी हमें पे करना पड़ रहा है वही उसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, या सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उसकी वैल्यू होती है। दस वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ वन यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी इन एक्सचेंज। अब प्राइस क्या है, वैल्यू तो हमने समझ लिया। अब प्राइस क्या होता है, तो इफ़ अ कमोडिटी इज एक्सचेंज फॉर मनी देन सच मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू इज टर्म्ड एज प्राइस। ओके, तो अगर मान लीजिए कि किसी कमोडिटी को मैं परचेज कर रहा हूँ और बदले में इन एक्सचेंज में उसे मनी दे रहा हूँ, मनी के टर्म्स में पे कर रहा हूँ, तो वही उसका प्राइस माना जाएगा। प्राइस मीन्स द एक्सचेंज वैल्यू और वर्थ ऑफ अ कमोडिटी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी। ओके, सो आई होप वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ। सो कमोडिटीज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स। इन इकोनॉमिक्स दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंजम्पशन। ओके, तो देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहीं पर कि कमोडिटी जो है ना वो एक ऐसा वर्ड है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है। ये बात हमेशा याद रखना, कमोडिटी जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करता है, जबकि जब हम गुड्स कहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल गुड्स की बात करते हैं, और सर्विसेज तो फिजिकल होते ही नहीं है, वो तो जो है इंटेंजिबल होते हैं, नॉन फिजिकल होते हैं। सो जो कमोडिटीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, ओके, तो उन्हीं को हम गुड्स कहते हैं, और दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंजम्पशन। तो मेनली गुड्स का यूज़ क्या है, तो वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अब बात सर्विसेज की करेंगे। कमोडिटीज विच आर इनटेंजिबल और डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स दे आर मेंट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, तो जो गुड्स इंटेंजिबल होते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उन्हें सर्विसेज कहा जाता है, और वो भी हमारा जो नीड है वो सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप एजुकेशन है, हेल्थ है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये सब सर्विसेज में आते हैं। इकोनॉमिक्स स्टडीज एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिफरेंट दो बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो इकोनॉमिक्स जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को स्टडी करता है, जैसे प्रोडक्शन करना हो गया, फिर कंजम्पशन करना हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन करना हुआ। ओके, तो जो नेचर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो अलग अलग होता है। ओके, मतलब गुड्स का और सर्विसेज का नेचर अलग होता है, और दोनों ही इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड इज़ अ गुड दैट इज़ कमोडिटी, बट कुकिंग इज़ ए सर्विस। यस और नो? फूड जो है, अब जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आप फूड ऑर्डर करते हो, फूड आपको मिलता है, तो वो एक कमोडिटी है जो आपको मिली, लेकिन वहाँ पे कुकिंग भी की गई होगी, तो कुकिंग एक सर्विस था। ठीक है, यूनिट्स ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। सर्विसेज जनरली कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल, दैट इज न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, तो जो गुड्स होते हैं ना, उनको हम क्वांटिटेटिवली या नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम कार्डिनली कहते हैं। कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में, लेकिन सर्विसेज को जो है न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। हावेवर द टाइम स्पेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग ए सर्विस कैन बी मेजर्ड।
The impact of a service in satisfaction of human want is also abstract. For example, the need for knowledge and curiosity is satisfied by the service of education. However, the exact contribution of the service of education in knowledge creation is abstract. However, a book is a good and it may be possible to tell about the amount of information obtained from the book. In the sense कि भले ही सर्विसेज को हम नंबर से मेजर ना कर पाए, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने में, डेफिनेटली वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही है, वो भी कॉन्क्रीट तो नहीं है, उसका इम्पैक्ट भी हम मेजर नहीं कर सकते. बट वो सर्विस कितने आवर्स प्रोवाइड किया गया, जैसे 1 आवर का लेक्चर होता है, 15 मिनट्स का लेक्चर होता है, 20 मिनट्स का लेक्चर होता है, तो उसको क्वान्टिटेटिवली मेजर किया जा सकता है. इसके अलावा एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि नॉलेज का नीड है, क्यूरियोसिटी है, तो उसको भी एजुकेशन के सर्विस से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं. लेकिन एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन कितना है एजुकेशन के सर्विस में, वो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते. ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो हम एंड करते हैं. ओके, अगली क्लास में टाइप्स ऑफ गुड से हम स्टार्ट करेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.